गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं शालू वर्मा, डाइट लेक्चरर साइकोलॉजी फिरोज़ाबाद। स्टूडेंट्स, आपका जो 4th सेमेस्टर का पेपर है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास, उसके अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और शांति। तो आइए जानते हैं वैश्वीकरण की प्रक्रिया को कि वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से है। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस ने किया था। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ अगर हम जानना चाहें तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहा जाता है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया आर्थिक, तकनीक, सामाजिक और राजनीतिक ताकतों का एक संयोजन है। वैश्वीकरण का उपयोग अक्सर आर्थिक वैश्वीकरण के संदर्भ में ही किया जाता है, अर्थात व्यापार, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, पूंजी प्रवाह, प्रवास और प्रौद्योगिकी के प्रसार के माध्यम से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं में एकीकरण। वैश्वीकरण की परिभाषा जो है विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई हैं, जिसमें रॉबर्टसन के अनुसार वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जिसके द्वारा या जिसका संबंध विश्व के सिकुड़ने, विश्व की चेतना और घनिष्ठता से है। यानी एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व जो है वो सिकुड़ गया है। एक सिकुड़ने का मतलब है कि आजकल विश्व जो है वो ऐसा नहीं रह गया है कि विश्व के किस हिस्से में क्या हो रहा है किसी को पता ना चल पाए। विश्व की चेतना यानी विश्व जो है वो आज कॉन्शियस है और उसकी घनिष्ठता से है। प्रोफेसर के मनस्वी के अनुसार उदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी प्रोफेसर के मनस्वी का ये कहना है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें उदारीकरण, आर्थिक विकास और निजीकरण, इन तीनों ही प्रक्रियाओं के बीच सामंजस्य को निर्धारित किया जाता है, उस प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। प्रोफेसर टी के राघवन के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था का विकास सामाजिक विकास राज्य के नियंत्रण की सीमितता के अंतर्गत होता है, तब यह प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। श्रीमती आर के शर्मा का क्या कहना है? उनका कहना है कि वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक समानता एवं मानव कल्याण के लिए किए गए विश्व स्तरीय प्रयास को वैश्वीकरण कहते हैं। यानी जो प्रयास विश्व मानव कल्याण के लिए, आर्थिक समानता के लिए किए जाते हैं उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण एक जटिल आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि से अगर हम देखें तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया समय और दूरी का राष्ट्र और राज्य से आगे की प्रक्रिया है। यह पूंजी, श्रम, उत्पाद, प्रौद्योगिकी और सूचना के माध्यम से आधुनिकीकरण, राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रों के बीच गठबंधन के साथ ही उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इसमें वैश्विक अंतर्संबद्धता का त्वरित विचार, संबंध और संपर्क, चिरस्थायी सांस्कृतिक अंतःक्रियाओं और विनिमय पर बल दिया जाता है। प्रतियोगिता, दक्षता, बेहतर उत्पादकता एवं प्रौद्योगिकी के विकास के माध्यम से प्रगति की संभावना दृढ़ होती है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में। चलिए जानते हैं कि वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या क्या हैं। देखिए, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जहां वैश्विक मुद्दों को विश्व की दृष्टि से देखा जाता है और उनको समझने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो वैश्वीकरण की जो प्रथम विशेषता है वो है पारस्परिक निर्भरता। जैसा कि आप जानते ही हैं
कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी देश हो, चाहे कोई भी समाज हो, अपने आप में पूर्ण नहीं है। वो अपने सारे कार्य अपने आप ही नहीं कर सकता। उसको अपने कार्यों को संपादित करने के लिए भी दूसरे लोगों की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश जो है अपने आप में किन्हीं समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। उसको समस्याओं का समाधान करने के लिए भी उसे दूसरे देशों की ज़रूरत होती है। तो वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण की जो भावना है, जो प्रक्रिया है, इसमें पारस्परिक निर्भरता की भावना पाई जाती है। विकसित देशों पर नियंत्रण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकसित देशों पर नियंत्रण रखा जाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या है कि जो विकसित देश हैं वही आगे बढ़ते जाएंगे, प्रगति वही करते जाएंगे, और जो बाकी के देश हैं वो पिछड़ जाएंगे, जो कि ठीक नहीं है विश्व के लिए। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक बहुमुखी प्रक्रिया है। इसके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक और तकनीकी रूप से जो है वो विकसित देशों पर नियंत्रण जो है किया जाता है। मानवता के विकास के लिए वैश्वीकरण दूरियों को कम करने की एक प्रक्रिया है। यह संस्कृतियों के आदान प्रदान, जीवन शैली को एक दूसरे से जोड़ने और विश्व सभ्यता के निर्माण का कार्य करती है। इसके अंतर्गत मानवतावादी विचारधारा को महत्व दिया जाता है। मानवीय मूल्यों का विकास होता है वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, क्योंकि वैश्वीकरण जो है वो क्या है, वैश्वीकरण एक जगह बैठे बैठे नहीं होता है। वैश्वीकरण में जब एक देश दूसरे देश से व्यापार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो उसके साथ साथ उनकी संस्कृति, उनका भी आदान प्रदान होता है, उसको भी वो समझते हैं। मानवीय मूल्यों का आदान प्रदान होता है, तो इस प्रकार से मानवता का विकास होता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है तकनीकी शिक्षा का विकास। तकनीकी शिक्षा का विकास आप जानते हैं कि तीव्र गति से हो रहा है, और तकनीकी शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आज की इस विषम परिस्थिति में, कोविड-19 की विषम परिस्थिति में भी आप देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा जो है समय से थोड़ा सा पीछे हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी हम पिछड़े ना। तकनीकी प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही यह संभव हो सका है कि विद्यार्थी घर बैठे बैठे भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ये किसका प्रभाव है? तकनीकी शिक्षा का प्रभाव है। ठीक है, तो वैश्वीकरण की आवश्यकता तथा महत्व क्या है? तो देखिए, विश्व स्तर पर व्यापार करना। प्रत्येक देश विकसित तथा विकासशील होते हुए भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। सभी देश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता को सकारात्मक रूप प्रदान करते हुए वैश्वीकरण का अनुसरण किया गया है। वैश्वीकरण प्रक्रिया के द्वारा व्यापार को राष्ट्रीयता से निकालकर अंतर्राष्ट्रीयता के स्तर तक पहुंचाया जाता है, जिसमें प्रतिस्पर्धा व संसाधनों का भी पूर्ण प्रयोग संभव हो पाता है। इस वैश्वीकरण को हम खुली अर्थव्यवस्था का नाम भी दे सकते हैं। विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए भी वैश्वीकरण बहुत आवश्यक है और इसका बहुत महत्व है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई भी विश्व जो है वो अपने आप में इतना ज़्यादा भी सक्षम नहीं है कि उसे किसी दूसरे देश की सहायता की आवश्यकता ही ना पड़े, क्योंकि समस्याएं जो हैं हर जगह पाई जाती हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ही वह माध्यम है जिसके द्वारा जो विश्व है, विश्व के जो अनेक देश हैं, वो अपनी समस्याओं का समाधान एक दूसरे से विचार विमर्श करके सुगमता के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास के लिए। देखिए, किसी भी राष्ट्र का विकास वैश्वीकरण की प्रक्रिया के द्वारा संभव है, क्योंकि वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा काफ़ी जो हैं उद्देश्यों को हम प्राप्त कर पाते हैं। किसी भी देश के आर्थिक रूप से मजबूत राष्ट्र जो हैं अपना विकास अच्छी तरह से कर सकते हैं। अतः इस आधार पर आर्थिक विकास की मजबूती के लिए वैश्वीकरण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
विश्व नागरिकता के लिए। वर्तमान समय में व्यक्ति 21वीं शताब्दी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। ये युग आप जानते हैं कि आधुनिकता का युग है। इस समय मनुष्य अपने संकीर्ण विचारों के साथ नहीं है, बल्कि वो अपने संकीर्ण विचारधारा से बहुत ऊपर उठ गया है। उसका दृष्टिकोण जो है वो विभिन्न चीज़ों को लेकर जो है वो व्यापक हो गया है। तो वर्तमान समय की आवश्यकता है कि लोगों के मन में ऐसा विचार डाला जाए जिससे वे अपने व्यापक दृष्टिकोण को सदुपयोगी कार्यों में लगा सकें और अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की सोच को अपना सकें। और हमारा ये जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो सदैव से ही वसुधैव कुटुंबकम को जो है अपना आधार माना गया है। पूरे विश्व को पूरे विश्व को ही एक परिवार माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार वैश्वीकरण, इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास करने के लिए वैश्वीकरण की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट है आपका जनसंचार के साधनों के द्वारा राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान होना। आप जानते हैं कि आज के आधुनिक युग में कम्युनिकेशन के मीन्स जो हैं उसमें भी कितनी बढ़ोतरी हो गई है, कितने सारे साधन हैं कम्युनिकेशन के। इन कम्युनिकेशन के साधनों के द्वारा ही विभिन्न राष्ट्रों में होने वाली गतिविधियों का ज्ञान जो है वो हमें इन्हीं के माध्यम से हो पाता है। तो जनसंचार के साधनों द्वारा जो है वो राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान होता है, जिसकी वजह से वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हुई है। वैश्वीकरण और शांति। वैश्वीकरण और शांति क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है? देखिए, वैश्वीकरण और शांति में बहुत बड़ा जो है बहुत महत्वपूर्ण संबंध है। प्रगति के लिए, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शांति का होना भी बहुत आवश्यक है। ठीक है, यह कथन वैश्विक प्रगति पर लागू होता है। वैश्विक प्रगति का मार्ग विश्व शांति से ही प्रशस्त हो सकता है। तो इस बात की पुष्टि वैश्विक समुदाय द्वारा की जा रही है। विश्व शांति के द्वारा दुनिया को बेहतर बनाने के आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। सभी देशों ने 2 बार विश्व युद्ध की त्रासदी और उससे उत्पन्न हुए भयावह नुकसान को झेला है। कोई भी, आप जानते हैं कि कोई भी अशांति को पसंद नहीं करता है। हम अपने जीवन में बैलेंस चाहते हैं। वो जो बैलेंस है, वो जो संतुलन है, वो किसकी वजह से आता है? वो शांति से आता है। और जैसा कि हमारी भारतीय दर्शन में कहा भी गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् कुभाग भवेत्। तो इस प्रकार वैश्वीकरण और शांति जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। इस शांति को, वैश्वीकरण में शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं किया गया। वैश्विक समुदाय द्वारा विश्व शांति की आवश्यकता को बहुत पहले महसूस किया गया था और यही कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व शांति के पवित्र उद्देश्य से सन 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। और इस राष्ट्र संघ की स्थापना के साथ ही लोगों के मन में इस आशा का संचार हुआ था कि अब भविष्य में ऐसा कुछ भी अशांति देखने को नहीं मिलेगी, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं वो देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन हुआ क्या? ऐसा नहीं हुआ। घृणा द्वेष के कारण एक बार फिर विश्व जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध की आग में समा गया। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के समय राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ को पुनर्जीवित करने के बजाय एक नए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का निर्णय लिया, जिसकी रूपरेखा अटलांटिक चार्टर के आधार पर तय की गई। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के प्रमुख उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या था? देखिए, उसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं संधियों का सम्मान करना, कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो भी कानून बने उनका सम्मान किया जाएगा। प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक देश के द्वारा देशों के बीच में जो संधियां होंगी उनका सम्मान करना।
है सभी को, और आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें युद्ध की त्रासदी से बचाना उसका प्रमुख उद्देश्य था। शांति एवं सुरक्षा के दायित्व जो है महासभा, सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तथा सचिवालय के रूप में संयुक्त राष्ट्र के 6 घटकों को सौंपा गया, जिसमें सुरक्षा परिषद को प्रमुख रूप से उत्तरदायी बनाया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि सुरक्षा परिषद किसी भी युद्ध को बंद करवाने के लिए आवश्यक निर्णय ले सकती है तथा साथ ही वह निशस्त्रीकरण तथा अस्त्र नियंत्रण व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी देश को प्रवेश सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर ही मिलता है। तो वर्तमान में सभी देश सुरक्षा परिषद के विस्तार को वैश्विक शांति एवं संतुलन के लिए आवश्यक मान रहे हैं। 193 देशों में से 120 देश ये चाहते हैं कि सुरक्षा परिषद में विस्तार हो, किंतु क्या है कि इस पर स्पष्ट सहमति नहीं बन पा रही है। तो इस प्रकार आपने देखा कि वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो कितनी ज़रूरी है किसी भी राष्ट्र के लिए, और वैश्वीकरण के द्वारा ही कैसे हम विश्व शांति के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू।